अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है, उसको अब लगभग 4 माह रहे हैं, है ना। 4 माह भी मैं नहीं कहूँगा, अब 3 माह ही कहूँगा। 3 माह इसलिए कि जनवरी पूरा रिवीजन को समर्पित होता है, कुछ भी नया पढ़ने का होता नहीं है। तो हमारे पास में दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 3 महीने रहे हैं शेष। तो 3 महीनों को लेके हमें किन चीज़ों को लेके थोड़ा सजग होना है, किन को लेके जागरूक होना है, इन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। क्योंकि परीक्षा के लास्ट के जो महीने होते हैं वो बड़े क्यूरियस होते हैं, मतलब उसको आप कह सकते हो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ आपकी जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ आपका जो व्यवहार है, यहाँ आपका पढ़ने के जो आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये बहुत कुछ तय करेगा कि आप सफल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करूँ तो इसमें मेरा ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अगस्त 24 में जारी किया था, जिसमें बहुत मतलब मैंने सामग्री वगैरह बहुत सारी बातों पे बात की थी। फिर दूसरा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने मार्च में जारी किया था 25 में, जिसपे भी मैंने यही मटेरियल एंड फाइनल स्ट्रेटजी बताई थी। मटेरियल उस समय बताना ठीक भी था, क्योंकि उस समय नया मटेरियल लाके स्टूडेंट पढ़ सकता था। उसके बाद में वापस वीडियो बनाया था अगस्त के अंदर 2025, अगस्त की भी कोई स्टार्टिंग की तारीख थी, शायद 6 तारीख थी। और अब आज ये है अक्टूबर का सेशन, जिसमें हम 3 माह आगे कैसे व्यवहार करना है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये मेरा चौथा वीडियो है। एक वीडियो मैं परीक्षा से पूर्व अब करूंगा, या एक आधा और कर सकते हैं। तो पूरे भर्ती प्रक्रिया में 5 से 6 सत्र मेरे रहेंगे। तो ये चौथा सत्र है उसमें, क्योंकि मैं सारा हिसाब रखता हूँ कि मुझे किस भर्ती पे कितनी बात करनी है। तो अक्सर होता ही है कि मैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में एक बार बीच में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए आता हूँ। वो भी आप लोग जब बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कमेंट सेक्शन में, हर जगह पे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि चला जाना चाहिए। बच्चों को आवश्यकता है हमारी। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास में 3 माह बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं रहा है आपके पास में, 3 माह शेष रहे हैं। अब ये मत कहना सर अभी तो 4 माह पड़े हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जो जनवरी का महीना है, इस महीने को तो आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये महीना नई पढ़ाई का नहीं है। ये महीना केवल और केवल आपको रिवीजन का रहेगा। इस महीने में आपको जो कुछ भी आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा है, उसको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है। और अभ्यास के लिए जो भी पुरानी पुस्तकें हैं आपके पास में, पीवाईक्यूज की बहुत सारी पुस्तकें हैं आपके पास में, उनको खूब अभ्यास कीजिए। 2-3 घंटे रेगुलर अभ्यास करना जनवरी में, और 7, 8, 10, 12 जितना पढ़ सकते हो उतना आप चीज़ों को याद कर लेना। ये महीना रिवीजन और अभ्यास का महीना है। यह महीना बिल्कुल गायब हो जाने का महीना है, और सीधा प्रवेश पत्र लेकर एग्जाम देने के लिए निकलो, ये वो महीना है। इस समय सारी गतिविधियां छोड़ के सिर्फ ये 2 गतिविधियां करनी चाहिए। ये महीना बिल्कुल भी यूट्यूब की दुनिया पे जाने का नहीं है। ये महीना बिल्कुल भी मैराथन जैसी स्थितियों में जाने का नहीं है। ये महीना सोशल मीडिया के ऊपर माहौल बनाने का नहीं है। ये महीना ऐश मौज करने का नहीं है, आराम करने का नहीं है। ये महीना सिर्फ और सिर्फ आपके इस चीज़ का है। अगर कोई स्टूडेंट इस महीने को इसके इतर कुछ करता है, तो मान के चलिए कि वो असफल होगा, और बाद में वो सिस्टम को दोष देता हुआ नजर आएगा। और अगर कभी पढ़ने का मोटिवेशन ना मिले ना, तो थोड़ा सा ये सोचना, 2-5 मिनट का समय लगेगा, कि अगर फेल हो गए तो उसके बाद मेरे पास प्लान क्या है। 2 मिनट के लिए सोचना आप, तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाएगा पढ़ने का। अगर आप 12-12 घंटे सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि अब खूब टाइम पढ़ा है, दैट्स वाई, जो भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आपको ये लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो सोचना कि जनवरी में परीक्षा हो जाने के बाद जब आपके स्कोर 150-60 पे ठहरेंगे ना, उस समय आपको खुद पे शर्म आएगी कि पिछले 1 साल से, 1.5 साल से मेहनत कर रहा था। क्योंकि मैंने पहला वीडियो अगस्त 2024 में जारी किया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, जनवरी 26 तक 1.5 साल होते हैं। अगर उस दिन से कोई फॉलो करा तो 1.5 साल तैयारी होती है। और 1.5 वर्ष की तैयारी के बाद भी अगर आप 150-60 के लायक हुए हैं, तो तय मानिए कि आप नौकरी के लायक नहीं, आप मजे कर रहे हो, और आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं। बेहतर है ये सब चीज़ें छोड़ के काम धंधा करिए, आप आगे भी सफल होने वाले नहीं। अगर आप, मतलब 1.5 साल मेहनत करने के बाद में भी अगर आप 50% पे पड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आप गंभीर स्टूडेंट नहीं है। आपने खूब गलतियां करी, और अगर यही जारी रही तो आगे भी कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो रही है ना पढ़ाई, तो सोचना एक बार कि जनवरी में जब आपकी परीक्षाएं होगी, तो उस समय आपकी स्थितियां क्या होगी। उस समय अगर यही स्कोर 220-30 चला गया ना, तो अंदर से खुशी होगी कि मेहनत की तो भले ही की। और बाद में नया टारगेट सेट करोगे, फर्स्ट ग्रेड का, आरएएस का, जो भी करोगे। बट 150-60 पे ठहर गए तो जिंदगी खत्म सी हो जाती है। मतलब कंपटीशन का ये जीवन जो है, ये खत्म हो जाता है। नए जीवन में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बट ये जो टारगेटेड है आपने बीएसटीसी या बीएड जो भी किया है, उसका कोई फिर यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता। तो थोड़ा कड़वा बातें हैं, मगर मगर ये सच बातें हैं, इसको आप स्वीकार करिए। आज नहीं करोगे तो 6 महीने बाद मेरी ये बातें आपको सही लगी। आज मुझे आप डेरोगेटरी शब्द भी मेरे लिए यूज कर सकते हो, कैसे कैसे कह दिया, हम ये कर सकते हो आप। और आप कोई करके भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, हमने ये सारी चीजें पहले कर रखी है, इसलिए इस दावे के साथ कह देते हैं। तो ध्यान रखना, जनवरी का महीना केवल रिवीजन और अभ्यास का है, कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है। नया पढ़ने का नहीं है। अगर आप नया पढ़ रहे हैं जनवरी में भी, तो डेफिनेटली आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नया पढ़ा हुआ तभी काम देता है जब उसको 4-5 बार पढ़ा जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, अन्यथा कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं जनवरी को इन 3 माह में काउंट नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर तक जो पढ़ाई होनी है वो हो जाएगी। जनवरी में तो केवल वही पढ़ा जाएगा जो दिसंबर तक आपने पढ़ा है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखना। अब उसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूँ। अभी आपका जो समय सारिणी है, आपका जो टाइम टेबल है, वो बिल्कुल परफेक्ट रखना, नहीं तो क्या अस्त व्यस्त हो जाओगे। अगर आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है, तो निश्चित मान के चलिए कि आप है वो इतने उलझ जाओगे, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, बस चिंतित होकर सो जाता है।
जब जब आपको लगे ना कि सुबह शाम कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सो रहे हैं, अंदर बोझ सा लगे, टेंशन सी लगे, ऐसा लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ याद भी नहीं है, उलझे पड़े हो आप। ऐसा तब होता है जब हम उलझते हैं। और व्यक्ति उलझता कब है? जब उसका टाइम टेबल सही नहीं होता, जब उसका कोई प्लान नहीं होता। प्लान के बिना व्यक्ति उलझ जाता है, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, सुबह से शाम तक की प्रोडक्टिविटी जीरो है। इसलिए कोशिश करना कि उलझना नहीं और टाइम टेबल रखना। टाइम टेबल में क्या करना है? तीन चीजें करनी है अब आपको। देखो, मैं यहाँ पे कोई नई सामग्री नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि सामग्री का काम मैंने अगस्त और मार्च 25 में कर लिया था। उसके बाद सामग्री की दौर खत्म हो गई थी, फिर तो आपको उन्हीं सामग्री को बार बार पढ़ना होता है। पहली चीज ये, समय सारणी में आपका टाइम टेबल एटलीस्ट 3 पार्ट में होना चाहिए। आप 3 शिफ्ट लगानी चाहिए, चाहे 2-2 घंटे की लगाओ, चाहे 3-3 घंटे की लगाओ, चाहे 4-4 घंटे की लगाओ। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि 4 घंटे लगातार बैठना नहीं है। शिफ्ट का मतलब ये है कि आपने 1-1.5 घंटा बढ़िया पढ़ लिया, फिर 2-5 मिनट घूम लिए, या कुछ बात कर ली, या फिर 1-1.5 घंटा फिर पढ़ लिया, फिर 1-2-5 मिनट आप थोड़ा मेंटल को रिलैक्स दे दिया। शिफ्ट का मतलब ये होता है। ऐसे कुर्सी पे 6 घंटे चिपके रहना, ये कोई शिफ्ट नहीं है। बस मानसिक रूप से भी तैयार होना जरूरी है। 3 शिफ्ट में एक पहली शिफ्ट होनी चाहिए, एक शिफ्ट होनी चाहिए राजस्थान के जीके की। राजस्थान जीके की क्यों करनी है? क्योंकि L1 हो चाहे L2 हो, इसमें राजस्थान जीके का एक बड़ा सेगमेंट आपके कोर्स में, आपको अच्छे से पता है। इसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी सारा है उसमें। जिसको जितना वेटेज है उसको उतना टाइम देना है आपको। तो एक पार्ट एटलीस्ट दिन में एक बार राजस्थान जीके का एक समय आपका निर्धारित होना चाहिए। इतिहास पढ़ ली, फिर रैंडमली बाद में इतिहास पूरी होगी, भूगोल पढ़ लो, भूगोल पूरी होगी, संस्कृति पढ़ लो, ऐसे इतिहास घूमती रहनी चाहिए। ठीक है। अब कई लड़के क्या करते हैं, लड़के लड़कियां सारी क्या करते हैं, वो पूरा दिन इतिहास राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो देखो, राजस्थान जी के पढ़ के आप बहुत अधिक लीड नहीं ले सकते, पेपर बहुत सामान्य आता है। बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स तो ही आने। तो फिर इससे अच्छा है कि केवल राजस्थान नहीं, बैलेंस होना चाहिए सारा। एक पार्ट आप राजस्थान जीएस को दो ही दो, एक पार्ट आप विषय को दे दो, सब्जेक्ट को। अब जैसे आप सेकंड लेवल के हैं तो सामाजिक वाले सामाजिक को दे दो, विज्ञान वाले विज्ञान को दे दो, हिंदी वाले हिंदी को दे दो, उर्दू वाले उर्दू को दे दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश को दे दो। तो इस तरह से एक पार्ट आप सब्जेक्ट को दे दो, और एक पार्ट आप जो मेथड्स हैं सारे, है ना, जैसे शिक्षण विधियां हैं और मनोविज्ञान है, और इसके अलावा आपकी जो विधियां हो गई, मनोविज्ञान हो गया, आईसीटी हो गया, और प्रबंधन का जो भाग है, ये बिंदु है। तो जीके और विषय के अलावा शेष बचा हुआ सारा सारा याद आता है। तो 3 सेगमेंट होने चाहिए आपके। ठीक है। अब आपके जैसे मान लो कि राजस्थान जीएस जबरदस्त तैयार है, तो फिर आप उसको 1-2 घंटे पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। ठीक है। और विषय थोड़ा कमजोर है तो इसको 5 घंटे कर लीजिए। और विधियाँ ठीक ठीक है तो उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग कर रखे हैं आपने, तो इस स्थिति में सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, राजस्थान जी को बढ़ा दीजिए। अब ये आप अपने अनुसार इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए, तो सबके सेम नहीं होता ना, किसी का कुछ अलग अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दिन में 3 सेगमेंट करिए। इससे क्या होगा, 100% सिलेबस साथ में चलेगा, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरा क्या होगा, अगर आप जैसे एक सेगमेंट ही पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर ये पूरा करने के बाद ये शुरू करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लो क्यों होगा? आपको लगेगा यार 3 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, तो फिर वापस इसको शुरू करेंगे तब ये भूल जाएंगे, फिर ये करेंगे तब ये भूल जाएंगे। तो 100% सिलेबस साथ लेके चलने का ये फायदा होता है कि अंदर मोटिवेशन बना रहता है, कि लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं हम। पहली चीज, अब आप कहोगे सर मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, तो मैं तो उस शेड्यूल में चल ही नहीं पा रहा हूँ, इस शेड्यूल में हो तो मैं तो टेस्ट के अनुसार चल रहा हूँ। अब आप देख लेना आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज अगर इस अनुसार है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ने में ही फायदा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर अब वो दौर है कि अब टॉपिक टेस्ट का दौर नहीं रहा बेटा, अब दौर रहा है फुल टेस्ट देने का। और मैं तो ये कहूंगा कि 15 दिसंबर या उससे पहले तक कोई भी टेस्ट सीरीज है तो छोड़ दीजिए आप। दिसंबर जनवरी में टेस्ट सीरीज देना ही नहीं होता, क्योंकि वो पेपर कई बार ऐसा सेट कर देते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकों से कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा। जबकि मैं बताऊं आपको, बोर्ड के पेपर जो है बहुत सामान्य पेपर आते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पे रहोगे ना, जैसे विज्ञान है L2 का, L2 के विज्ञान के जो टॉपिक है, वो बच्चा अगर 10th तक की किताबें और कुछ टॉपिक 11 12 में भी है, उतना कर लेंगे ना, उसका एक भी प्रश्न सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है। एसएसटी की भी सेम स्थितियां हैं, जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं वहां बोर्ड में, वो कोई गाइड से पढ़ लो आप। ठीक है ना। तो आपका पूरा टारगेट जो है वो बेसिकली 6th और 10th तक रहना चाहिए, और जो टॉपिक 11 12 में मिलते हैं थोड़ा बहुत उन पे जाना चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लाके उसमें उलझना ही नहीं, बिल्कुल। राजस्थान जीके हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे विधियां हो, आप अपनी सामग्री रखो पास में, और जो सामग्री आपके पास ऑलरेडी है आपने पढ़ी उसी को पढ़िए। अब बड़े बड़े पोथों में मत फंसना, क्योंकि इनके पेपर बहुत आसान आते हैं, और जहां सिलेबस बहुत अधिक होता है वहां पेपर आसान ही आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का पेपर हो ना तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। आरपीएससी वास्तव में थोड़ा टफ करती है, लेकिन बोर्ड की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपके यूँ कहिए कि बहुत अधिक गहराई में जाए। बोर्ड ऐसा जनरली नहीं करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें सभी साथ लेके चले। इसमें क्या होगा, 100% सिलेबस चलता रहेगा, प्लस साथ में क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा अंदर से। और दूसरा क्या होगा कि बिल्कुल बिजी रहोगे पूरा दिन, जितना व्यस्त रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपकी ये बिल्कुल टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होना चाहिए। एटलीस्ट सप्ताह में 6 दिन तो आप इस टाइम टेबल